नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी दुनिया की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। क्यों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा और क्या स्थिति है ईरान और अमेरिका के बीच जारी अंतरिम समझौते के बाद स्विट्जरलैंड में जारी वार्ता की, हम जानेंगे विशेषज्ञों की राय भी। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं दुनिया भर की टॉप हेडलाइंस। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के अंदरूनी आक्रोश के आगे झुके कीयर स्टारमर। पार्टी नेतृत्व और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफे की घोषणा। एंडी बर्नहैम ने ठोकी दावेदारी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने किया समर्थन। रिफॉर्म पार्टी नए चुनाव की मांग। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड वार्ता को बताया सकारात्मक। 60 दिनों में अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोडमैप पर बनी सहमति। आगे की बातचीत के लिए कई समितियों का गठन। रूस और यूक्रेन का एक दूसरे पर हमला जारी। रूसी हमले में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। यूक्रेन का रूसी मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट पर हमले का दावा। क्रेमलिन का यूक्रेन पर बेलारूस की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप। चीन का जोरदार पलटवार। 10 अमेरिकी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। सेना से संबंधित होने का लगाया आरोप। दिग्गज चीनी टेक कंपनियों पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद उठाया जवाबी कदम। कतर के गैस टर्मिनल में विस्फोट, 54 लोग घायल, 18 लापता। रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में ऑपरेशन बहाली दौरान हुआ विस्फोट। जंग के दौरान ईरानी हमलों में हुआ था भारी नुकसान। और ब्रिटेन में एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रहा है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कीयर स्टारमर पर लंबे समय से पद छोड़ने का दबाव था, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय चुनाव के बाद जब लेबर पार्टी की करारी हार हुई तो उन्हें पार्टी और प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। कीयर स्टारमर अप्रैल 2020 में लेबर पार्टी के नेता चुने गए थे। लेबर पार्टी की आम चुनाव में जीत के बाद 5 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि नए नेता के चुनाव तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। सरकार चाहे कंजर्वेटिव की हो या फिर लिबरल्स की, ब्रिटेन में पिछले कई सालों से छाई राजनीतिक अनिश्चितता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ब्रिटेन की इसी सियासी बौखलाहट ने एक और प्रधानमंत्री की बलि ले ली। जनता के बीच बढ़ते आक्रोश और लेबर पार्टी के भीतर तेज होते असंतोष के सामने आखिरकार प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घुटने टेकते हुए अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। यूं तो स्टारमर पर पद छोड़ने का दबाव एप्स्टीन विवाद के बाद से ही बढ़ने लगा था, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी की करारी हार ने उनके पार्टी और देश के नेतृत्व की बागडोर छोड़ने का रास्ता और चौड़ा कर दिया। इसके बाद लेबर पार्टी में उनके प्रतिद्वंदी एंडी बर्नहैम के उपचुनाव में जीत ने उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया। अपनी जीत के बाद से ही बर्नहैम खुलकर स्टारमर को चुनौती दे रहे हैं कि उनकी जगह पार्टी व सरकार की कमान संभालना चाहते हैं। हालांकि एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखकर खलबली मचा दी थी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ट्रंप ने आगे लिखा कि स्टारमर 2 बेहद अहम मुद्दों, प्रवासन और ऊर्जा के मुद्दे पर बुरी तरह से असफल रहे हैं। स्टारमर ने 2024 में लेबर पार्टी को बड़ी चुनावी जीत दिलाई थी, लेकिन उसके बाद उनकी लोकप्रियता लगातार घटी है। कई विवादों, नीतिगत यू टर्न और जीवन स्तर में सुधार के वादों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए स्टारमर ने कहा कि पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल सुन लिया है और उस जवाब को अच्छे से स्वीकार करते हैं। स्टारमर ने लेबर पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी से नेतृत्व के चयन के लिए एक समय सीमा तय करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि नामांकन की प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू हो और गर्मियों की छुट्टी तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। इसका मतलब है कि सितंबर में संसद के शुरू होने से पहले एक नया लीडर बन जाएगा। हालांकि तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। मेकरफील्ड उपचुनाव में एंडी बर्नहैम की शानदार जीत के बाद स्टारमर से डाउन स्ट्रीट से अपने जाने का टाइम टेबल तय करने के लिए कहा जा रहा था।
लेबर पार्टी के 400 सांसदों में से 100 से ज्यादा सांसदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनका कहना था कि स्टारमर तुरंत प्रधानमंत्री का पद छोड़ें या फिर ये तारीख तय करे कि वे किस दिन इस्तीफा देंगे। स्टारमर पर पद छोड़ने का दबाव बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री वेस्ट स्टीटिंग, रक्षा मंत्री जॉन हीली और एक अन्य मंत्री जेस फिलिप्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि स्टारमर बार बार कह रहे थे कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। स्टारमर अप्रैल 2020 में लेबर पार्टी के नेता चुने गए और आम चुनाव में लेबर पार्टी की जीत के बाद 5 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री बने। उनके पद छोड़ने के फैसले का मतलब है कि ब्रिटेन को जल्द ही 2016 के बाद से अपना 7वां प्रधानमंत्री मिलेगा। तो 2016 के बाद 7वां प्रधानमंत्री ग्रेट ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में राजनीतिक उथल पुथल लगातार जारी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर राहुल मिश्रा, जेएनयू से, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी। किस तरीके से देखते हैं ये पार्टी की अंदरूनी कलह, या फिर आर्थिक दबाव, या फिर राजनीतिक परिस्थितियाँ, या फिर भू राजनीतिक परिस्थितियाँ, जिसमें ट्रंप ने भी कई बार कहा कि इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे? देखिए, इस वक्त ब्रिटेन की राजनीति एक बहुत बड़े चर्निंग पॉइंट से गुजर रही है। बहुत सारे उसमें उथल पुथल भी हो रहे हैं, बहुत सारे समीकरण बदल रहे हैं। सो अंतरीन उनकी जो आंतरिक राजनीति है लेबर पार्टी के अंदर ही, एजेंडा को लेकर के क्या मुद्दे होने चाहिए, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन सब बातों को लेके बनहैम और कीथ स्टारमर के बीच में एक तरह से कहें कि मतभेद रहा है। और ये कई धड़े हैं लेबर पार्टी में। ये लेबर पार्टी में के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज ऐसी स्थिति में कीथ स्टारमर पहुंच गए कि जब उनके पास अपनी ही पार्टी को संभालने की और उसका नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रही, जिसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने थे जुलाई 2024 में, तब से लेकर आज तक जो वादे किए थे, जो चुनावी मुद्दे उन्होंने सामने रखे थे, उन पर वो खरे नहीं उतरे। तो कहीं ना कहीं लेबर पार्टी के अंदर भी लोगों को ये संशय है कि आगे आने वाले चुनाव में क्या हाल होंगे, और लेबर पार्टी के लिए ये एक बड़ी समस्या बन रही थी कि वादे तो बहुत किए गए, उनको निभाया नहीं गया। इसके साथ ही साथ मैं अश्विनी जी आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि भू राजनीतिक जो समीकरण बदले हैं, ऊर्जा को लेकर के, लोगों के माइग्रेशन को लेकर के, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर भी एक जनता में रोष अब उभरता हुआ दिख रहा है। तो कई मोर्चों पर मुझे लग रहा है कि ये, क्योंकि असफलताएं सामने आ रही थी, इसलिए ये परिवर्तन एक तरह से कहें कि जरूरी था। लेकिन ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे बनहैम की सरकार चलेगी तो कितने दिन चलेगी। जो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने यूटर्न लिया बहुत सारे नीतिगत फैसलों में, चाहे वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, वेलफेयर बेनिफिट्स को लेकर हो, इनहेरिटेंस से जुड़े हुए जो विरासत टैक्स हैं, इन सब मामलों पे, इमिग्रेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। इलीगल इमिग्रेशन की बातों पर दक्षिणपंथी उनको लगातार घेरते रहे। इस सब के बीच थोड़ा सा पहले अगर देखें तो एप्स्टीन फाइल से भी खुलने के बाद और राजदूत के उसमें शामिल या उनके संबंध के खुलासा होने के बाद उस समय से ही लगातार दबाव चल रहा था। अब किस रूप में देखते हैं कि आगे जो दावेदारियां जो ठोकी जा रही हैं, जो अंदरूनी स्थितियां हैं, तो आगे की स्थिति क्या बनती है? देखिए, जो दावेदारियां थोपी जा रही हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी बनहैम का तो के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और अभी लेकिन देखिए, लेबर पार्टी की जो नीतियां हैं उसमें और भू राजनीतिक जो व्यवस्था है और राइट विंग पार्टीज जो ब्रिटेन में, उनके बीच में गहरी खाई है। आज ब्रिटेन इस स्थिति में नहीं है कि वो इमिग्रेशन को लेकर के बहुत लचीली व्यवस्था लेकर के सामने आए। तो कहीं ना कहीं राइट विंग पार्टीज का दबाव तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनमें बहुत उन्होंने रेडिकल्स भी हैं, आतंकवादी संगठनों के साथ भी जुड़े हैं, आम जो लॉ एंड ऑर्डर है, शासन व्यवस्था है, उसको भी एक चुनौती दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब चुनौतियों को झेलने के साथ साथ लेबर पार्टी के जो अपने फाउंडेशनल, जो उनके कोर आइडियोलॉजी है, उसमें सोशल वेलफेयर भी है, जनता को तमाम टैक्सों से दूर रखने की बात भी है। इन सब को लेकर एक एडहॉक पॉलिसी ही अभी बन सकती है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्योंकि अभी फिलहाल नहीं बनाई जा सकती है, और लेबर पार्टी में इतनी तेजी से रिफॉर्म नहीं होंगे। तो ये बात स्पष्ट है कि ये सिर्फ एक एडहॉक मैकेनिज्म है, कुछ दिन तक सरकार चलेगी, फिर मुझे लगता है फिर से परिवर्तन होगा।
मेजर कुछ ऐसा ब्रिटेन की राजनीति में फिलहाल नहीं होने जा रहा है। फिलहाल नहीं होने वाला। राहुल जी, अगर एक चीज़ और देखें कि जिस तरीके से स्थानीय चुनाव हुए, दबाव तो काफ़ी लंबे समय से बन रहे थे, लेकिन करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अगर देखें तो कियर स्टारमर की लोकप्रियता, अब तक के प्रधानमंत्रियों की लोकप्रियता के सबसे निचले पायदान तक बताई जा रही, जो सर्वेक्षण इस तरीके से आ रहे हैं। तो स्थितियाँ तो उनके प्रति प्रतिकूल थी, लेकिन पूरी पार्टी की स्थिति कहाँ खड़ा देखते हैं, या फिर पूरी पार्टी की अंदरूनी कलह से अलग कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के लिहाज से अगर देखें पूरे पूरे सिनेरियो को, तो कहीं ना कहीं एक तेज डिक्लाइन हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए लेबर पार्टी जब सत्ता में आई थी तो वो अपने इन्हीं जनता के लिए जो लोक लुभावन जो उनके मुद्दे थे उनको लेके आई थी। लेकिन ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था और ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो आज स्थिति में नहीं है कि वो तेजी से सोशल वेलफेयर की जो तमाम नीतियां हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सके। इमिग्रेशन को लेकर के जो उनकी नीतियां हैं वो एकदम अलग है फार राइट के और राइट विंग पार्टीज से, कंजर्वेटिव्स खास तौर से, और इसको जल्दी बदला नहीं जा सकता। आपने जैसा एप्स्टीन फाइल का मेंशन किया और राज घराने का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर भी तमाम नीतियों पे स्टार्मर बहुत एक प्रखर और बहुत डिसाइसिव लीडरशिप लेकर नहीं आए। उन्होंने गोल मटोल ही जवाब दिए और स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स किए, और उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता इतनी घटी। अपना जो लेबर पार्टी का जो वोट बैंक है, उनके जो समर्थक है और काडर है, वो उनके खिलाफ इसलिए चला गया क्योंकि वो ना ना वो राइट विंग से जूझ पा रहे थे कंजर्वेटिव से, ना वो अपनी पार्टी के अंदर जी। अनुशासन मेंटेन कर पाए, और आर्थिक और सामाजिक जो नीतियां हैं उनमें तो वो फेल हुए ही। तो कहीं ना कहीं एक तरह से माना जा सकता है कि कई मोर्चों पर उन्होंने अपनी असक्षमता दिखाई, और इसलिए ये हश्र उनको दिखना पड़ रहा है। राहुल जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि जब ईरान युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका ईरान इसराइल का युद्ध शुरू हुआ, तो ब्रिटेन ने साफ तरीके से स्टैंड लिया कि हम इसमें कतई नहीं शामिल होंगे। बहुत सारी आलोचना और बड़ी धमकी, या फिर जिसको कहते हैं कि तल्ख अंदाज में ट्रंप ने कई बार जो है स्थिति भी, अपने बयान भी दिए। उन स्थितियों को देखते हैं, और किस तरीके से अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय अंदरूनी शक्तियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं इस तरीके से आई जो उनके खिलाफ या फिर उनके माकूल नहीं रही। जी देखिए, आंतरिक राजनीति और अंदरूनी पार्टी के बीच में विवाद तो उनके लिए, स्टार्मर के लिए एक चुनौती था ही। जिस तरह से उन्होंने अपनी विदेश नीति में और खास तौर से ट्रंप के दबाव में परिवर्तन किए, और ये फैक्ट कि जो है ट्रंप स्टार्मर का त्याग पत्र होगा और सबमिट किया जाएगा और वो गद्दी छोड़ेंगे, ये बात ट्रंप के मुंह से निकलना जी। ब्रिटेन की अपनी जो एक साख है, उसकी जो दुनिया की भू राजनीति में जो उसकी जगह है, उसके लिए भी एक बड़ा धक्का है। बहुत तो सोचनीय कहीं ना स्थिति है। कहीं ये दिखाता है कि स्टार्मर एक सशक्त नेता नहीं रहे। उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी, बहुत सी चीजें ऐसी की जो ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों और उसकी विदेश नीति के खिलाफ जाता है, और परिणाम सामने है कि उन्होंने बहुत सी, मुझे लगता है कि उनको ट्रम्प को ये बात बतानी नहीं चाहिए थी। शायद उन्होंने अपने प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में ये बात कही और ट्रम्प ने इस चीज़ का जिक्र किया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि कूटनीति में किसी एक प्रधानमंत्री का त्यागपत्र आना किसी दूसरे देश के नेता के हवाले से दिया जाए तो ये कोई बहुत अच्छा और वो नहीं भी है। नेता जो कि बहुत सारे मुद्दों पर ऐसे ऐसे बयान देता रहता है जो कि कूटनीतिक, राजनीतिक और राजनयिक रूप से अनावश्यक ही माने जाते हैं। बस सबके मन में एक और सवाल रहता कि अब ये पद पर बने रहेंगे, आगे प्रक्रिया क्या होगी, या फिर जो दावेदार हैं, या फिर लेबर पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में नई ताजपोशी कब तक? जी मुझे लगता है कि देखिए, अभी लेबर पार्टी के अंदर जो उठापटक चल रही है उसमें ये जो व्यवस्था निकल के आएगी वो एक तौर से सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा। कुछ दिनों के लिए ये अरेंजमेंट रहेगा, क्योंकि देखिए दावेदार बहुत हैं, और उसमें रक्षा मंत्री भी आते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इस बारे में बात उठाई थी। तो कहीं ना जी। कहीं सभी का ये मानना है कि उनका क्लेम लीडरशिप पर ज्यादा है। तो आंतरिक जो लीडर्स के बीच में, नेताओं के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई है वो चलती रहेगी, और इससे लेबर पार्टी कमजोर होगी, और इससे लेबर पार्टी का ओवरऑल मुझे लगता है आने वाले समय में उसका भविष्य भी बहुत बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, अगर और शीर्ष यही स्थिति नेतृत्व रहेगी।
ब्रिटेन एक कमजोर आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक पॉलिटिक्स से गुजरे के दौर से गुजरेगा, और एक नया सशक्त लीडर आने में उनको समय लगेगा। और जनता कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों को देखकर जनादेश भी देती है, और जिस तरीके से कमज़ोर हो रहे हैं राष्ट्रीय नेतृत्व और पार्टी, निश्चित तरीके से ये ब्रिटेन के लिए कहीं ना कहीं बेहद स्थिति ऐसी है कि उथल पुथल की राजनीतिक स्थिति तो है ही है। हम चर्चा जारी रखेंगे, एक और मुद्दे पर हम आपसे जानेंगे अमेरिका और ईरान के बीच जो इस समय वार्ता चल रही है, लेकिन वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुझे कॉलेज का टाइम याद है। अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है। बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है। कहाँ से पता चलेगा? उद्गम से। आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ। ये तो बहुत आसान है यार। तो आज की चाय तेरी तरफ से। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ईरान के बीच अंतरिम समझौता तो हुआ, डील हुई, लेकिन दिल नहीं मिल पा रहा। अंतरिम समझौते के लिए और इसे लागू करने के लिए स्विट्जरलैंड में चल रही वार्ता में नेताओं ने हाथ तक नहीं मिलाए। फिर भी उम्मीद कायम है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कालिबाफ के बीच चल रही प्रतिनिधिमंडल की स्तर की वार्ता में कई मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति बताई जा रही है। लेबनान में फिर से लड़ाई न भड़के, इसके लिए दोनों पक्ष और लेबनानी अधिकारियों के बीच एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर रजामंदी हुई है, और दोनों पक्षों ने कई कमेटियों के गठन पर भी सहमति जताई है। अंतरिम समझौते के बाद अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि 60 दिनों की वार्ता की पहली बैठक के लिए स्विट्जरलैंड में जुटे तो वहां छाया तनाव आगे की बातचीत की राह आसान नहीं होने के संकेत दे रहे थे। हाथ न मिलाने से लेकर तस्वीर न खिंचवाने तक मामला सामने आया, लेकिन अंत सुखद रहा तो दुनिया ने राहत की सांस ली। दोनों पक्षों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता सोमवार तड़के सुबह खत्म हुई। मध्यस्थ देशों के अनुसार दोनों पक्ष अगले 60 दिनों के भीतर एक अंतिम समझौते पर पहुंचने के रोड मैप पर सहमत हो गए हैं। यही रोड मैप तकनीकी बातचीत को तुरंत शुरू करने का आधार बनेगा। स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में हुई इस बातचीत का नेतृत्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कालिबाफ ने किया। रविवार को शुरू हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के बीच संचार लाइन स्थापित करने पर सहमति बनी, ताकि महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखा जा सके। लेबनान में फिर से लड़ाई न भड़के, इसके लिए दोनों पक्ष और लेबनानी अधिकारियों के बीच एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर भी रजामंदी बनी है। बैठक खत्म होने के बाद मध्यस्थ देशों ने साझा बयान जारी कर 4 प्रमुख कमेटी के गठन का दावा किया। इसमें हाई लेवल कमेटी, इस कमेटी का राजनीतिक स्वरूप होगा, वार्ता पर नजर रखेगी। मुख्य वार्ताकार इस कमेटी को रिपोर्ट करेंगे। लीड वर्किंग ग्रुप ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर यह ग्रुप काम करेगा। वहीं मॉनिटरिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ग्रुप तय करेगा कि MOU के मुद्दों को क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं, जबकि डी कॉन्फ्लिक्शन सेल लेबनान में जारी सैन्य अभियान को रोकने पर काम करेगा। इस प्रगति के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान के तेल और पेट्रोलियम निर्यात को छूट दे दी गई है, नाकेबंदी हटा दी गई है और कुछ फ्रीज की गई संपत्तियां जारी कर दी गई हैं। ईरान के एक डेवलपमेंट प्लान पर भी चर्चा की गई है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। वार्ता की शुरुआत में तब तनाव आ गया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई धमकियों के विरोध में ईरानी प्रतिनिधिमंडल बैठक छोड़कर चला गया था। ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने प्रॉक्सी को लेबनान में गड़बड़ी फैलाने से तुरंत नहीं रोका तो उस पर नए हमले किए जाएंगे। हालांकि मध्यस्थों के प्रयासों से बातचीत आगे बढ़ी, जिसके बाद एशिया के शेयर बाजारों में बढ़त देखी गई और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। उधर इजराइल दक्षिणी लेबनान में हमला करने से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो हिजबुल्लाह के रुख में भी कोई बदलाव होता दिखाई नहीं दे रहा है।
तो सवाल यही है कि दोनों का रवैया कहीं शांति की नई रोशनी को फिर से आग में ना तब्दील कर दे। और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल मिश्रा जी, किस रूप में देखते हैं ल्यूसेनबर्ग शिखर सम्मेलन? क्या ईरान को हासिल, क्या अमेरिका को हासिल? हाँ, दुनिया को हासिल की उम्मीद कायम है कि शांति बनी रहे। जी अश्विनी जी, बिल्कुल दुनिया को ये उम्मीद अभी भी है कि ईरान और अमेरिका एक समझौते का न सिर्फ एक समझौते को पे आएंगे, बल्कि 60 दिनों के अंदर एक लंबे दौर का एक लॉन्ग लास्टिंग उनके पास एक सोल्यूशन होगा इस समस्या का। फिलहाल मुझे लगता है जैसे ईरान ने, चाहे वो अरागची हो, चाहे वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उनको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अब जरूरत ईरान से ज्यादा अमेरिका को है इस शांति समझौते की। और उस शांति समझौते में ईरान अब चाहता है कि कितने ज्यादा से ज्यादा नेगोशिएशंस वो अपने पक्ष में कर सके। तो इसलिए हाथ ना मिलाना या फोटो सेशन में नहीं जाना, उसके पीछे मुझे लगता है कूटनीतिक वजह यही है कि वो लगातार दबाव बनाना चाहते हैं। खासतौर से जेडी वेंस के ऊपर ये दबाव है कि वो ट्रंप की हर बात को सही प्रूव कराना चाहते हैं, जो कि आसान नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है अमेरिका अब ज्यादा दबाव में है। और दूसरा पहलू बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अब समय के साथ साथ अगर ईरान के साथ अमेरिका अब इस समझौते को पूरी तरीके से जमीनी हकीकत में बदलना चाहता है, तो अमेरिका और इजराइल के बीच में फासले बढ़ेंगे, क्योंकि इजराइल दक्षिण लेबनान में अटैक्स जारी रखना चाहता है। हिजबुल्लाह के साथ उसकी समस्याएं हैं और ईरान के साथ भी हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर शांति समझौते में एक बड़ी रुकावट आ सकती है। शांति समझौता फेल भी हो सकता है। तो ईरान की तरफ से बहुत स्पष्ट है कि सदर्न लेबनान में हमले बंद किए जाएं, हिजबुल्लाह को भी बातचीत में लाया जाए कहीं ना कहीं, और इजराइल की जो एक तरफा कार्रवाई है उसे भी कम किया जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर इजराइल नहीं तैयार होगा। तो अभी भी मुझे लगता है शांति समझौते की जो उसकी क्रेडिबिलिटी है उस पर एक बड़ा सवाल है। और अब जो है वो बॉल, जिसे कहते हैं, बॉल अमेरिका के कोर्ट में है। जेडी वेंस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस समझौते को किसी भी तरह अमली जामा पहना सके। एक तार्किक परिणति हो और कहीं ना कहीं स्थायी रूप से शांति स्थापित हो। जिम्मेदारी दोनों देशों पर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रुख दिख रहा है अमेरिका का कि बीच में धमकी देना ट्रंप का और फिर अरागची का इस तरीके के बयान देना, तोला तोला मासा मासा आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग शांति स्थापित करें, यही विश्व हित में भी है, पश्चिम एशिया के भी हित में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल मिश्र जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपनी बातें साझा करने के लिए। और खबर दुनिया में वक्त हो चुका है दुनिया की अन्य अहम खबरें दिखाने के लिए। आइए हम चलते चलते आपको दिखाते हैं कि दुनिया की कौन सी अन्य अहम खबरें हैं। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। यूक्रेन द्वारा रूस पर दर्जनों ड्रोन से ताबड़तोड़ हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से रूस को कुछ समय के लिए अपने कई हवाई अड्डों पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी। इस दौरान रूस ने 60 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी ड्रोन हमलों में नागरिक मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया गया, जिसमें मिस्र के एक क्रू मेंबर की जान चली गई, जबकि यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों में हुए रूसी ड्रोन हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई। कोलंबिया के दक्षिणपंथी उम्मीदवार डेला एस्प्रियला ने कड़े मुकाबले में राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। रन ऑफ चुनाव में लगभग 100% वोटों की गिनती के बाद नेशनल रजिस्ट्रार के आंकड़ों के मुताबिक डेला एस्प्रियला को 49.66% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सीनेटर इवान सेपेडा को 48.70% वोट मिले। मतदाताओं ने अपराध पर सख्ती और मजबूत अर्थव्यवस्था के उनके वादे पर भरोसा जताया है। डेला एस्प्रियला की जीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें जीत की बधाई दी है। दक्षिण कोरिया के पूर्व न्याय मंत्री पार्क सुंग जे को सोमवार को जिला अदालत ने 25 साल जेल की सजा सुनाई। योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार अदालत ने उन्हें पूर्व राष्ट्रपति यून सूक योल की मार्शल लॉ लगाने की कोशिश में शामिल होकर विद्रोह में अहम भूमिका निभाने का दोषी पाया है। इस कोशिश में पूर्व राष्ट्रपति यून सूक योल भी शामिल थे। यून सूक दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने की साजिश रचने के लिए उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।
कतर के प्रमुख रस लफाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित बरजान गैस आपूर्ति संयंत्र में रविवार रात एक भीषण धमाके के बाद आग लग गई। इस हादसे में 54 कर्मचारी घायल हो गए, जबकि 18 अभी भी लापता हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ईरान की बमबारी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी के बाद कर्मचारी टर्मिनल में दोबारा परिचालन शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान यहां धमाके के कारण आग लग गई। मध्य फिलीपींस के टाकलोबन शहर स्थित एक स्कूल में सोमवार सुबह अंधाधुंध गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में 3 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि सोमवार को 15 और 14 साल के 2 संदिग्ध शूटरों ने मध्य फिलीपींस में स्थित सैन होजे नेशनल हाई स्कूल में गोलीबारी की। इस मामले में एक संदिग्ध नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में इस समय हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। रविवार को कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जिसके चलते फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी जैसे बड़े यूरोपीय देशों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। स्पेन और इटली में कई क्षेत्रों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस भीषण गर्मी के कारण फ्रांस ने सोमवार तक 71 इंटरसिटी ट्रेनें रद्द कर दी हैं। अधिकारियों ने लोगों को धूप में ज्यादा देर न रहने की सलाह दी है। जंगल की आग के बढ़ते खतरे को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है।